92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी अलविदा एक बार फिर, बिना किसी एड ब्रेक के। इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके लग गई थी और मैं भारी मन से अपनी सीट पे आके बैठ भी गया था, लेकिन ध्यान अभी भी उस एक चेहरे की ओर लगा हुआ था जिसकी मैंने स्टेशन की भीड़ में एक झलक भर देखी थी। मुझे पक्का यकीन था कि वो लड़की सीमा ही थी। कई रातों की नींद, कई महीनों का चैन जिस एक चेहरे की खातिर गंवाया हो, उसको भूल जाना इतना आसान थोड़े होता है। मैं सीमा को किसी भी धुंध में, किसी भी भीड़ में, कैसे भी घने अंधेरे में पहचान सकता था। सीमा, 8 साल बाद तुम्हें देखा था, वो भी कैसे। प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे सरकती हुई आती ट्रेन के बेसब्र इंतजार में मैंने कुछ 200 मीटर के फासले पे देखा था सीमा को। जितनी देर में होश संभालता, खुद को चिकोटी काट के दिन में ख्वाब न देख रहे होने का यकीन दिलाता, तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई थी और सीमा न जाने कहां भीड़ में गुम हो गई थी। मैं तो ये तक नहीं देख पाया था कि वो खुद ट्रेन पे चढ़ी थी या किसी को छोड़ने आई थी स्टेशन। मैं सोचता रहा कि अपने पति को छोड़ने आई होगी शायद, या शायद ससुराल के किसी रिश्तेदार को, या अपने घर वालों के साथ शायद खुद ही जा रही होगी दिल्ली। कौन जाने कि साथ में बच्चे थे कि नहीं। एक झलक में कहां कुछ मैं देख पाया था। 8 साल पहले कितने धूमधाम से शादी हुई थी उसकी। सुना था उसके ससुराल वाले किसी छोटे से शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। करोड़ों के व्यापार का इकलौता वारिस था सीमा का होने वाला पति। सीमा की सूरत और सीरत पर फिदा हो गए लड़के की मां ने अपनी ओर से रिश्ता भिजवाया था और बिना किसी दहेज की शादी हो रही थी उसकी। यूनिवर्सिटी में क्लर्क की सरकारी और ईमानदार नौकरी कर रहे सीमा के पापा के लिए ये बहुत बड़ी राहत थी। सीमा के बाद 3 बेटियां थी उनकी। उनको शायद उम्मीद रही होगी कि बड़ी बेटी की जरा नवाजी बाकी की 3 बहनों की किस्मत के सितारों को भी रोशन कर देगी। और मैं उससे कभी कह न सका कि रुक जाओ, दूसरों के फैसले खुद पे मत थोपो, एक बार खुद को मौका दो, मुझको मौका दो। लेकिन प्यार करना और प्यार जाहिर करना 2 अलग अलग किस्म का हुनर होता है शायद। मुझको प्यार करने में महारत हासिल थी। उस प्यार को जाहिर करने की बेसिक परीक्षा में भी मैं बुरी तरह फेल हो गया था। सीमा के सपने में मेरे ख्वाब थोड़े ना आते होंगे कि उसको मेरे प्यार का पता भी चलता, और ना ही प्यार की आकाशवाणी हुआ करती है कभी, बल्कि कई बार प्यार एक बदनसीब खामोश नींद सो जाता है। खैर, एक टीसते हुए मन के साथ मैं अपने पहले और आखिरी प्यार को शादी की तैयारियां करते हुए याद शहर के गली मोहल्ले चौक बाजारों से होके गुजरते हुए देखता रहा। उन्हीं गलियों से होके सीमा की बारात आई, जिनसे होके उसके रिक्शे के पीछे पीछे कई दफे अपनी साइकिल से गुजरा था मैं। एक दिन उन्हीं रास्तों से होकर लाल गुलाबों से सजी बड़ी सी गाड़ी में सीमा की डोली गुजर गई। मैंने सीमा को मन ही मन एक आखिरी अलविदा कह दिया था, बस। लेकिन सीमा इंदौर में क्या कर रही थी? ट्रेन में बैठी थी क्या वो? मैं जाके देखूं उसको, मिलूं उससे, उसका हाल पूछूंगा तो बुरा थोड़े मान जाएगी। लेकिन अगर उसने मुझको पहचानने से ही इनकार कर दिया तो? मेरे पैरों में मेरी ही अपनी दुविधाओं ने फिर से बेड़ियां डाल दी थी। मैं फिर से सीमा से बिना कुछ कहे सुने उसको अपने रास्ते जाने दे रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं अपने बैग से लैपटॉप निकाल के बैठ गया था। अभी लंबा सफर बाकी था, लेकिन कोई थकान थी जो मुझ पे तारी होने लगी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर तेजी से जुदा होते नजारों से भी तेज ख्यालों का सफर जारी था। सीमा की शादी के 6 महीने बाद मैं याद शहर छोड़ के दिल्ली आ गया था। कुछ नौकरी की मसरूफियत ने बचा लिया था मुझको, कुछ सुकून ने कि सीमा जहां भी होगी खुशी होगी। जो उसको मिला होगा उस जिंदगी से तो बेहतर होगा जो मैं उसको दे पाता। एक प्राइवेट नौकरी की जद्दोजहद में, दिन रात की भागम भाग में मैं उसको जिंदगी के क्या सुख दे पाता। उससे क्या कहता कि बचपन से जो तंग हाली तुम्हारे नसीब में थी, मैं उससे कोई निजात नहीं दिला सकता।
एक साधारण मास्टर का बेटा होना, 4 भाई बहनों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारते माँ बाप को किस मुंह से कहता कि नौकरी नहीं है लेकिन घर बसाना चाहता हूं, उस लड़की के साथ जिसको बचपन से अपने आसपास हंसते खिलखिलाते बोलते बतियाते देखा था। इसलिए सीमा से कुछ कहा नहीं, और सीमा ने कभी मेरे प्यार को महसूस भी किया होगा, समझा भी होगा, तो उसने भी चुप्पी साध ली थी। वो भी जानती थी कि इस छोटे से शहर में ऐसे प्यार का कोई हासिल नहीं जो बदनामियों और रुसवाइयों के सिवाय कुछ भी नहीं देगा। वो तो खैर 8 साल पहले की बात थी। अब सीमा शादीशुदा थी, मेरी पड़ोसन रह चुकी थी, इस नाते भी उसका हालचाल पूछना मेरा फर्ज बनता था। अगर वो इसी ट्रेन में थी तो मैं कम से कम उससे एक बार मिलके तो आ सकता था। अगर अकेली सफर कर रही थी तो उसकी सहूलियत तो देख सकता था। न जाने कौन सी उलझन थी जो आड़े आ रही थी। अपनी आंखों पे यकीन नहीं था शायद। आंखें चुगलखोर होती हैं, दिल के वो सारे राज भी बेबाकी से कह डालती हैं जिनको छुपाने में ही सबका भला हो। कहीं इतने सालों बाद उसको ऐसे अचानक सामने पाकर मेरा दिल भर आए तो, कहीं उसके सामने ही भर आए दिल की लाचारी आंखों के रास्ते निकल आई तो। मैंने वापस अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, भीतर ही भीतर खुद पे झल्लाया। सीनियर मोस्ट बच्चन साहब का लिखा याद दिलाया खुद को, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, जो छूट गया सो छूट गया। लेकिन छूटे हुए के लिए इतना प्यार बाकी था कि ख्याल सारी समझदारियों को नकारता हुआ उसे एक नाम, उसे एक लड़की की ओर दौड़ता चला जा रहा था। चाय गरम, चाय गरम, पेपर मैगजीन, हिंदी इंग्लिश पेपर मैगजीन। इंटरसिटी एक्सप्रेस किसी स्टेशन पे आके रुकी थी और बाहर से आते शोर से ख्याल टूट गया था मेरा। भैया एक चाय देना। चाय से छलकता हुआ गर्म कुल्हड़ अपनी हथेली में लेते हुए मैंने सोचा कि सफर का 1 घंटा सोचते सोचते गुजर गया और अगले कुछ घंटे भी यूं ही निकल जाएंगे। सीमा की खबर लेने का, उसकी जिंदगी के बारे में जान लेने का, थोड़ी देर के लिए उसके दुख सुख बांट लेने का एक जो मौका था वो भी मैं गंवाने जा रहा हूं। ना, मैं ये सफर यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा। मैंने सोच लिया था कि उससे मिलकर एक बार उसका हाल जरूर पूछ लूंगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं चाय की प्याली हाथ में लिए सोचता रहा। फिर एक बार सीमा को खोज लेने, उसको देख लेने, उसकी खैरियत पूछ लेने के इरादे से मैंने एक झटके में लैपटॉप का फ्लैप नीचे गिरा दिया और चाय की प्याली में से गर्म चाय एक सांस में पीते हुए उसको लंबी सी ट्रेन में खोजने निकल गया। सीमा जरूर किसी एसी डब्बे में चढ़ी होगी, ये सोच के मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के स्टेशन छोड़ चुकी अपनी चलती ट्रेन की एसी चेयर कार में घुस गया था। एसी का पहला डब्बा देखा, रुक रुक कर हर औरत के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश की। 2 बार डब्बे में घूम आया लेकिन सीमा कहीं नजर नहीं आई। एसी के दूसरे डब्बे में भी मुझको निराशा ही हाथ लगी। एक पल को लगा जैसे इंदौर स्टेशन पे मुझको ही भ्रम हुआ होगा, मुझे किसी और के चेहरे में सीमा का अक्स नजर आया होगा शायद। सीमा मुझको किसी एसी डब्बे में नहीं मिली, लेकिन भीतर से कुछ कह रहा था कि मुझको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इस बीच दूसरा स्टेशन आ गया और मैं वापस अपनी सीट पे आके बैठ गया। ट्रेन चलने के बाद भी कोई इंतजार था जो बाकी था, ऐसे जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। खिड़की के पास होने के बावजूद मुझको अजीब सी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं दरवाजे के पास खड़ा होना चाहता था। अपनी सीट से उठकर मैं जैसे ही दरवाजे की ओर जाने लगा, एक लम्हे के लिए नजरें ठिठक गईं। मैं कहां सीमा को डब्बे डब्बे खोजता फिर रहा था। सीमा तो मेरी ही बोगी में बैठी थी, मेरी सीट से 12 सीटें और एक कंपार्टमेंट छोड़कर। मैं वहीं रुक के किताब में सर गड़ाए अपनी आसपास की दुनिया से बेखबर उस लड़की को देखता रहा जिसे मैं तब से जानता था जब से वो 8 साल की थी और जिसे मैं 8 सालों से मिला नहीं था। मैं आगे बढ़कर उसका नाम पुकारना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अचानक सीमा ने सर उठा के मेरी ओर देखा और फिर मुझको देखती रही, जैसे उसको भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा हो।
उसके चेहरे पे एक फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना हैंडबैग अपने बगल से हटाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने बगल में बैठे मुसाफिर से थोड़ा सा और खिसक जाने की गुजारिश की। फिर बीच में बन गई छोटी सी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठोगे? मैं आगे बढ़कर उसके बगल में जाके बैठ गया। हमारे बीच कई सालों का फासला था, कई अनकही बातें थीं, कितनी ही बातें जाननी सुननी थी। इतना कुछ था कहने सुनने को कि हम बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। वो गोद में रखे हैंडबैग के जिप से उलझती रही। मैं दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे अपने अंगूठों की ओर देखता रहा। फिर अपने संकोच को किनारे हटाकर मैंने ही पूछा उससे, दिल्ली जा रही हो? ये ट्रेन जहां जा रही होगी मैं वहीं चली जाऊंगी, सीमा ने कहा। तो मैं हैरान हो कि उसका चेहरा देखने लगा। चेहरे पे कोई तो ऐसा भाव होगा, कोई तो ऐसी शिकन होगी जो उसके मन की पोल खोल दे। लेकिन सीमा वैसे ही निर्विकार बेख्याल गोद में हैंडबैग लिए बैठी रही और मैं उसके बगल में बैठा उसके चेहरे के रास्ते उसकी जिंदगी में झांकने की नाकाम कोशिश करता रहा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सीमा के गले में एक मंगलसूत्र था और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी चमक रही थी। यानी मेरी एक दुश्चिंता, मेरा एक अंदेशा गलत साबित हुआ। लाल साड़ी में लिपटी इस लड़की को देखकर किसी को भी यही लगता कि अभी अभी शादी हुई है इसकी। सीमा के चेहरे की मासूमियत इतने सालों में भी उम्र दराज नहीं हुई थी। अकेली जा रही हो? साहब कहां तुम आए? मैंने फिर से बात शुरू करने की कोशिश की। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझसे ही पूछ बैठी, सर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे तब ब्याह करोगे? घर जाना क्यों छोड़ दिया है? अच्छा, तो मैडम इतनी दूर होते हुए भी मेरी खबर रखती थी। बच्चों को किसके पास छोड़ आई हो? मैंने उसके सवाल के जवाब में एक और सवाल दागा। नौकरी दिल्ली में ही करते हो या कहीं और? हमें बिना जवाब के सवालों के इस खेल में मजा आने लगा था। दिल्ली में। अब बताओ कि तुम कहां जा रही हो? उसने कुछ कहा नहीं, बस खिड़की के बाहर देखती रही। आसपास बैठे मुसाफिर हमको हैरत से देखते रहे। दूसरों को हम दो करीबी दोस्त भी लग सकते थे, अजनबी भी, लेकिन दूसरों के बारे में अब क्या सोचना, अब किसकी नजरों का डर था। सीमा ने अचानक कहा, कहां बैठे हो? इसी डब्बे में? दरवाजे के पास चलें? आराम से खड़े होकर चाय पीते हुए बात करेंगे। दिल्ली अभी 2.5 घंटे दूर थी। बात करने के लिए इतना वक्त काफी होता है। 8 सालों की जिंदगी का निचोड़ तो 8 मिनटों में भी मिल जाया करता है। या फिर ठीक हूं कि 2 शब्दों के सबसे बड़े झूठ में भी। दिल्ली जा रही हूं डॉक्टर से मिलने। क्यों? अच्छी खासी मोटी ताजी लग रही हो, तुमको क्या हुआ है? मैंने उसको चिढ़ाने की नाकाम कोशिश की। वो चोट खाए चेहरे से मुझको देखती रही, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहां रहते हो दिल्ली में? शादी के बाद जितनी बार याद शहर गई तुमको कभी नहीं देखा। तुमने घर पूरी तरह छोड़ दिया है। सीमा ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया था। उसकी शादी के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर कंप्यूटर कोर्स करने के लिए दिल्ली चला आया था। पूरे दिन क्लास करता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता, रात में फ्रीलांसिंग करता और फिर दिन में क्लास करने चला जाता। सीमा को भुलाने की कोशिश में जिंदगी 24 घंटे का बोझ बन गई थी। उसके सामने अपना प्यार जाहिर न कर पाने की अपनी नाकामयाबी को पढ़ाई और काम में मिलती जा रही सफलता से मिटा देना चाहता था। कभी ख्याल भी आता था उसका तो लगता था किसी बड़े से घर में, किसी रईस के परिवार में 2 प्यारे बच्चों के साथ बहुत खुश होगी। और इसी तसल्ली में मैंने इतने साल निकाल दिए थे। याद शहर नहीं लौटा क्योंकि अपने किसी भ्रम को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। आज मेरे सामने खड़ी सीमा ने उसके लिए इतने सालों तक बचा कर रखी गई सारी खुशफहमियां तोड़ दी थी। सीमा खुश नहीं थी और कोई तकलीफ थी जो वो किसी से बांट नहीं पा रही थी। मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा, सीमा मेरी छोड़ो, अपनी कहो। कोई बात तो है जो तुम मुझको बताना चाहती हो। सीमा ने कहा, पहले चाय पिलाओ और फिर कहीं बिठाओ मुझको। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम दरवाजे के पास की खाली सीट पे बैठ गए थे। हमारे हाथ में चाय के कुल्हड़ थे और मैं सीमा के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। शायद वो भी अपने ख्यालों को शब्दों में समेटकर ठीक तरीके से बात शुरू करने की कोशिश ही कर रही थी। हम जब सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं तब बचपन में सीखे सहेजे हुए हमारे शब्द भी धोखा दे जाते हैं। मेरी शादी बहुत बड़े घराने में हुई है। सीमा ने अपनी कहानी शुरू की और मैं सांस रोके सुनता रहा। इतना ही बड़ा कि वहां पैरों के नीचे 6 इंच मोटी कालीन होती है और सर के ऊपर लाखों का झाड़ फानूस। इतना पैसा, इतनी रईसी, ऐसी जिंदगी मैंने टीवी पर ही देखी थी या फिर फिल्मों में। मेरी जिंदगी एक परी कथा के सच हो जाने जैसी थी। माँ पापा के लिए इससे बड़ी राहत और क्या होती कि बिना किसी कोशिश के उनकी बड़ी बेटी किसी ऐसे घर में जा रही थी। उनकी राहत देखकर मैंने चुप्पी साध ली। तुमसे बात करने की, तुम्हारे कुछ कहने का इंतजार करने की जरूरत नहीं समझी। उसे एक लम्हे में मेरे जी में आया कि चाय की उसी प्याली में डूब के मर जाऊं। सीमा जानती थी, समझती थी, इंतजार कर रही थी और मेरा नाम नाकारा आशिकों की लिस्ट में शुमार हो गया था। सीमा आगे अपनी कहानी सुनाती रही। शादी के बाद परी कथाओं की किताब का पहला पन्ना पहले दिन ही फाड़ डाला गया। उन लोगों को अपने इकलौते शराबी, बदतमीज, अव्वल दर्जे के बिगड़ैल बेटे के लिए एक सीधी सादी गरीब लड़की चाहिए थी। मैं उनको भी दोष नहीं देती। शादी कई लोगों को जिम्मेदार बना देती है, उनको सही रास्ते पे ले आती है, लेकिन न जाने मेरी बदकिस्मती थी या फिर बीवी के तौर पे मेरी नाकामी। मैं अपने पति को भटके हुए रास्ते से नहीं मोड़ पाई। फिर रोज के झगड़े, रोज की शराब, रोज की मारपीट। मेरे जख्म इतने सालों में किसी को नहीं दिखे। जो दिखते भी उनको परिवार की इज्जत के नाम पे अनदेखा कर दिया जाता। अब दिल्ली जाती हूं अपना इलाज करवाने कि गोद में एक बच्चा आ सके। मेरी माँ समझाती है मुझको हर शादी में समझौता करना होता है। मुझको भी अपनी किस्मत से समझौता करना सीख लेना चाहिए। सब मुझको भरोसा दिलाते हैं कि बच्चा हो जाएगा तब मेरे पति सुधर जाएंगे शायद, लेकिन मैं उनसे कैसे कहूं कि मेरे पति मुझसे ऊब गए हैं और मैं जिंदगी से विरोध करने की हिम्मत तो पहले भी नहीं थी। अब और टूट गई हूं। इसलिए इलाज के नाम पे वक्त काटने थोड़े दिनों के लिए सबसे दूर दिल्ली चली जाया करती हूं। इतना कह के सीमा चुप हो गई और मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने इतने सालों की तकलीफ 10 मिनट में छोटे से शब्दों में बांट ली थी, लेकिन अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक दिन किस हाल में काटा होगा, ये सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी तकलीफ बांटने वाला भी कोई नहीं रहा होगा। समाज के डर से मायके वालों ने चाह के भी साथ नहीं दिया होगा शायद। लेकिन अब इस छोटे से सफर में थोड़ी देर के लिए मिलने वाला मैं 2-4 घंटे का हम सफर सीमा का साथ देना चाहता था। कैसे, बस यही नहीं सोच रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ट्रेन थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाली थी। कोई लेने आएगा स्टेशन पे? मैंने सीमा से पूछा। नहीं, मैं खुद ही चली जाया करती हूँ। मेरे रिश्ते की एक ननद रहती है यहाँ, उनके यहाँ ठहरती हूँ हर बार। इस बार वहां मत जाओ, मैंने सीमा से कहा तो वह हैरान होकर मुझको देखने लगी। वहां मत जाओ सीमा, कहीं और चली जाओ, उस जहन्नुम में मत लौटो और अपने लिए कोई और जहन्नुम बना लो। हम जिंदगी को अपने तरीके से नहीं चलाते, जिंदगी हमको अपने तरीके से घसीटती है। सीमा की इस बात पे मैंने कोई दलील नहीं दी। मैं बाहर से उसकी जिंदगी देख रहा था। वो हर रोज उसको जी रही थी। अपना भला बुरा किसी से भी बेहतर तरीके से जानती थी, लेकिन कई बार हम रोज रोज की तकलीफें जीते हुए उनसे निकल पाने के लिए तटस्थ होकर अपने लिए ही कोई फैसला नहीं ले पाते। कई बार हमको बाहर के किसी और के भरोसे, किसी और से मिली हुई हिम्मत की जरूरत होती है। शायद सीमा को इसी हिम्मत की जरूरत थी और शायद इसीलिए हम किस्मत से आज इस सफर में ऐसे मिल गए थे। मैंने कहा उससे,
अपने लिए खड़ी होना सीखो। बर्दाश्त की हद पार करने चलोगी तो और टूट जाओगी। वैसे भी कितने साल निकल गए, अब तो अपनी जिंदगी बर्बाद होने से रोक लो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, सीमा ने कहा। रास्ता बनेगा, कोई फैसला तो लो। मैंने कहा, मुझ में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। सीमा बोली, आ जाएगी। मैं क्या करूं? उसने पूछा। पहले इस जिल्लत से खुद को आजाद करो। वो कैसे? उसने पूछा। अपना वजूद ढूंढो, अपने पैरों पे खड़े होने का तरीका सोचो। मुझसे नहीं होगा, उसने कहा। सब होगा, हिम्मत जुटाओ। घर से भाग जाऊं? मैंने कहा, इसको भागना नहीं कहते, इसको घर छोड़ देना कहते हैं। वैसे तो जहां जिस हाल में तुम हो उसको घर भी नहीं कहते। सीमा चुप रही, खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचती रही। उसके बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था मुझको कुछ मालूम नहीं था। मैंने उससे पूछा भी नहीं। ट्रेन दिल्ली पहुंच गई थी और अब हमको अपने अपने रास्ते जाना था। मैंने अपने सामान के साथ साथ सीमा का हैंडबैग भी उतार दिया। प्लेटफॉर्म पे खड़ी सीमा शायद ट्रेन से उतरी भीड़ के छट जाने का इंतजार करती रही। फिर उसने मुझसे कहा, याद शहर की ट्रेन यहां से कितने बजे निकलती है, मालूम है क्या? याद शहर लौट के क्या करोगी? मैंने हैरान होकर पूछा था। माँ पापा को अपना फैसला सुनाऊंगी और सालों से संदूक में बंद अपने सर्टिफिकेट निकाल के लाऊंगी। मेरी सहेली मिंटी याद है, वकील हो गई है, उससे भी मिलके आऊंगी एक बार। मैंने मुस्कुरा के उसकी ओर देखा था और सामान उठा लिया था टिकट काउंटर तक जाने के लिए। 2 घंटे बाद सीमा यादशहर वाली ट्रेन में बैठ गई थी। खिड़की के बाहर खड़े होकर हमने थोड़ी सी खामोशी और बांट ली थी और फिर ट्रेन खुलने के पहले कागज के एक टुकड़े पर मैंने अपने सारे नंबर लिख के दे दिए थे। ट्रेन खिसकती हुई प्लेटफॉर्म से निकल गई और धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे से ओझल होकर जनवरी की धुंध में गुम हो गई। लेकिन मैं जानता था कि सीमा को कहा हुआ ये अलविदा इस बार किसी कीमत पे आखिरी नहीं था। बस इतनी सी थी कहानी।